Good evening, everyone. I'm Mithun, and I welcome you all on the window of MBA Education for Education. हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट पेपर वन ईवीएस पोर्शन से पेडागोजी सेक्शन को, जिससे 15 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 30 15 क्वेश्चन ईवीएस के पेडागोजी सेक्शन से आता है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं ईवीएस पढ़ाने के तरीकों के बारे में ईवीएस को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ, और पेडागोजी से संबंधित स्पेसिफिकली ईवीएस पे बेस्ड क्वेश्चंस या टॉपिक्स। तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक है स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंसेस या सोशल स्टडीज़। तो ईवीएस को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं या ईवीएस का कैसे रिलेशन है, कैसे जोड़ा जा सकता है या कैसे ये जुड़ा हुआ है साइंस से और सोशल साइंस से, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईवीएस है क्या। तो ईवीएस जो है ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जो कि वर्ड से हमें समझ में आ रहा है, रिलेटेड टू बायोलॉजी, लाइव थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड वी स्टडी ऑल दिस इन बायोलॉजी। तो सिंपली बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब जीवों का मतलब जो भी लिविंग बींग्स हैं उन सब की स्टडी बायोलॉजी में की जाती है। अब लिविंग बींग्स में कौन आ जाएंगे? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो अब बात करते हैं एबायोटिक के बारे में। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, एनर्जी, एयर एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स है किसी इन्वायरमेंट में, उन सभी चीज़ों को हम एबायोटिक सेक्शन में रखते हैं या एबायोटिक कंपोनेंट मानते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि एबायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी हम करते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। सिंपली हम बोलें तो एबायोटिक कंपोनेंट की स्टडी करना मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ना, और बायोटिक कंपोनेंट की पढ़ाई करना मतलब बायोलॉजी को पढ़ना। तो अगर हम एनवायरनमेंट को पढ़ना चाहते हैं या एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर जाते हैं तो हमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हमें तीनों ही स्ट्रीम से डील करना पड़ता है। ऑल थ्री स्ट्रीम्स ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस के तीनों ही स्ट्रीम से हमें डील करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे जा रहे हैं, इट मीन्स वी आर गोइंग टू डील विद बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऑल थ्री। अब हम देखते हैं एनवायरमेंट और सोसाइटी के बीच में क्या कनेक्शन है। द सोसाइटी इज नाउ अवेकन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड दे आर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी of environment that has reached to almost its peak. The environmental improvements measures being costly and long-term investment of time, money and resources may be jeopardized. The public interest and the implementation of environmental improvement programs. तो सोसाइटी से इन्वायरमेंट का क्या लेना देना है? नो डाउट आज की सोसाइटी बहुत अवेयर है और वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सतर्क है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी नया किया जाता है तो हम देखते हैं, अभी जैसे मध्य प्रदेश में हीरे के खनन के विषय में एक सोशल पोस्ट चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है एक पर्टिकुलर एरिया में हीरे के खनन करने की तैयारी कर रही है। तो इसके अगेंस्ट एक पोस्ट सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है आजकल कि गवर्नमेंट को हीरा चाहिए या उसके ऊपर के जंगल। तो नो डाउट ये एनवायरमेंटल कंसर्न है। इसके बाद नर्मदा आंदोलन हम देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन हम देखते हैं, इवन चिपको मूवमेंट है। तो हम देखते हैं एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं सोसाइटी जुड़ा हुआ है। यस, और एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का अगर हम बोले हस्तक्षेप करना या इंटरवेंशन करना, उस उससे समाज प्रभावित होता है और समाज भी उसके अगेंस्ट आकर आगे खड़ा होता है। तो समवेयर एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी समाज पर निर्भर करती है। तो एनवायरनमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समाज से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिक्स। The interaction between environment and society depends largely on the social and political system within which arise the environmental and ecological problems. नो डाउट जैसे अभी हमने बात की, जो एग्जांपल हमने लिया, ऐसा कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम, चाहे डैम बनाना हो
या ऐसा कोई भी बड़े स्तर का काम हो जिससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हो, एनवायरनमेंट प्रभावित होगा तो नो डाउट वहाँ के लोग भी प्रभावित होंगे। तो इस तरह का कोई भी लॉ, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम, कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट लेकर आती है, तो इस पर्टिकुलर स्कीम से या लॉ से या प्रोग्राम से या कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, उससे लोगों के जीवन को पर प्रभाव पड़ता है, और लोगों के जीवन पर प्रभाव जो पड़ता है वो हमें पॉलिटिक्स में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। The ecological situation varies from the one country to other and one region to other because uneven distribution of natural resources, uneven economic and social development, dissimilarities of demographic factors, varying viewpoint of government and individuals towards environment extra एक्सेट्रा। जैसे कि हम बात करते हैं, अभी जो अभी जो स्कॉटलैंड में सम्मेलन चल रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन को या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लिए प्रतिबद्धता कई कंट्रीज़ दिखा रही है। तो ये जो गवर्नमेंट अपने-अपने एरियाज़ में, अपने-अपने कंट्रीज़ में ये निर्णय लेकर इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली है, जिससे एनवायरनमेंट को होने वाली क्षति को कम किया जा सके। तो ये एक तरह से पॉलिटिक्स को भी का भी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे हम देख रहे हैं इन सभी कंट्रीज़ की, अलग-अलग कंट्रीज़ के लीडर्स वहाँ जा रहे हैं और इस डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेशन अपना दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं दुनिया से कि हम इस तरीके से और इतने स जैसे भारत ने प्रॉमिस किया है कि 2070 तक भारत जो है अपना कार्बन एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है वो ज़ीरो कर लेगा या कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट जो है पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। Continuous but exceedingly increasing rate of rapacious exploitation of natural resources and uncontrolled development by the developed world, monopolistic group and selfish international companies are responsible for alarming situation of grave environmental crisis and इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो नो डाउट अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है, तो एक्सप्लॉइटेशन जो है नेचर का वो लगातार बढ़ता जाएगा। जैसा अभी हम देख रहे हैं, अगर माइनिंग के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, डैम के लिए जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट आ रहा है इसमें पॉलिटिकल रीज़न्स भी हैं या पॉलिटिकल विल पावर भी है, पॉलिटिकल क्या बोल सकते हैं, दूरदृष्टिता भी है, विज़न भी है कि एनवायरनमेंट को साथ में लेकर चलना है या ब्लाइंड डेवलपमेंट करना है। सिंपली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोई गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है या ब्लाइंड डेवलपमेंट के लिए। These days, few governments lay more emphasis on the social importance of natural resources, environmental and ecological problems, and on the urgent need to tackle these problems. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान है या पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं या पॉलिटिकल जो प्रोमिसेस हैं उसमें साफ एनवायरनमेंट की बात भी की जाती है। जैसे हम देखते हैं दिल्ली जैसी जगहों पर चुनाव में प्रोमिसेस ऐसे भी होंगे कि हम साफ एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर पाएँगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। द प्रेजेंट सोसाइटी हैज़ टू एजुकेट the future generation in the light of resources of the country which are to be utilized adequately. The resources are fundamental base for the economical growth and development of human beings, but their withdrawal from the nature mode of their uses by human beings and their disposal has enormous adverse effect on environment. It is thus imperative to study the linkages between use of resources and the environment. तो नो डाउट आज के एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ है और उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक भी लेकर जाना चाहिए कि बच्चों में या आने वाली जनरेशन में रिसोर्सेज के प्रति या रिसोर्सेज के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप हो सकें। रिसोर्सेज आर फंडामेंटल बेस्ट फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि रिसोर्सेज जो है ये फंडामेंटल बेस है किसी भी तरह के कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। तो उसका जुडिशियल यूज़, उसका एडिक्वेट या सस्टेनेबल यूज़ जो है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है। द नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ
matter and energy are of vital significance for the survival of all types of life on the planet. Therefore, the meaning, classification, assessment, and evaluation uses and abuses, conservation and management of all sorts of resources, natural or cultural, renewable or non-renewable, are a very significant aspect of environment. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज जो है आपस में लिंक्ड है। रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज़ होगा तभी लाइफ सर्वाइव कर पाएगी अर्थ पर। और it's not only about the physical resources we have, it's about the cultural heritage also, the natural resources, the wildlife we have. All renewable and non-renewable resources must be conserved, and they all are very significant aspects of environment. Then environment and geography. Environment और geography के बीच में अगर हम संबंध देखें, the field and study of geography is earth and man. Earth includes physical, biological, social, cultural, and economical components of the environment with reference to man. Thus, geography is the only discipline that can pursue the study of environment and organisms as whole, because as regards the physical system, it is geography that excel other sciences, because geographers have the knowledge of structure, geographic processes, climate, vegetation, and soil, while other scientists specialize in only one of the aspects. तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का मतलब हुआ कि हम सारे फिजिकल फीचर जो होते हैं अर्थ के उनके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो नो डाउट लिविंग हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, सभी एस्पेक्ट्स की किसी एनवायरनमेंट में स्टडी की जाती है अंडर द ज्योग्राफी। तो दैट्स व्हाई ज्योग्राफी इज समवेयर डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, because it also deals with all the components like biotic and abiotic of an environment. Being an integrating science, geography synthesis all the elements and components of planet Earth into body and links the social sciences with the natural sciences. तो geography एक तरह से social science को natural science से जोड़ता है. The geographers, beside identifying complex relationship between man and physical environment, have the capacity of locating the distribution of such relationship in space, mapping them, and employing the causes of variation in distribution. So ultimately, in this way, we can understand the geographers are also playing an important role in connecting the environment with the society, society as well as uh, it is it is working like a link between the environment and the physical environment and the human beings, because once we understand our environment then we will have to deal with geography, and once we will understand the geography of our environment then we can directly connect with our environment. Now, environment and health. Health of a person is the result of interaction of large number of influences upon the person. These can be considered as genetic influences, behavioral influences, environmental influences. तो अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति का हेल्थ जो है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, उसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस है नो डाउट। अगर हमारे जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या जेनेटिकली कोई फॉल्ट होगा, कोई परेशानी होगी, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम जेनेटिकली अफेक्टेड होंगे, अगर हम जेनेटिकली अफेक्टेड होंगे तो ऑलरेडी उससे जो प्रॉब्लम होगी हमें, तो उसकी वजह से न, बीमारियां हो सकती है। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो जेनेटिकली भी हमें प्रॉपर होना पड़ेगा, या जेनेटिकल कोई इशू नहीं होगा तभी हम हेल्दी हो सकते हैं। यस। उसके बाद हम बात करें जो बिहेवियरल इन्फ्लुएंसेस हैं, तो किसी तरह की यहाँ जो बात की जा रही है कि जेनेटिकल इन्फ्लुएंस में जीन डिटरमाइन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल और जेनेटिक सॉरी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जीन डिफाइन करती है।
The inherited abnormalities manifest as the hereditary diseases, which are passed on from present to offspring. तो नो डाउट अगर ऐसी किसी भी एबनॉर्मलिटी से अगर हम गुजरेंगे तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। बिहेवियरल इन्फ्लुएंसेस, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, यूज ऑफ ड्रग्स, टोबैको, चूइंग ऑफ irregular food habits causing various kinds of health problems। अब बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस में ये आता है कि हमारा फूडिंग किस तरह का है, कंजम्पशन क्या है, डेली हैबिट्स क्या है। यस, फूड हैबिट्स हो सकता है, इवन हाइजीन हम फॉलो करते हैं कि नहीं। यस, पर्सनल हाइजीन हम रखते हैं कि नहीं, रेगुलर नहाते हैं कि नहीं, वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ और नॉट। सो ये जो बिहेवियरल इन्फ्लुएंसेस है ये भी हेल्थ को प्रभावित करती है। अब तीसरा जो फैक्टर है जो डायरेक्टली हेल्थ को एनवायरनमेंट से जोड़ता है वो है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट exert their influence on our health. These can be grouped under physical, chemical, biological, sociological and psychological factors। अगर हम इसको ऐसे समझें कि हम कंपेयर करें, ऐसी एक स्टडी पहले भी की गई है कि अगर आप एक व्यक्ति ले लीजिए, मान लीजिए मध्य प्रदेश इंदौर का ही कोई व्यक्ति ले लीजिए, या कोई 5 साल के बच्चे, हमने 100 बच्चों का लंग्स का एक लंग्स को डायग्नोस करवाया, हमने लंग्स का एक स्टेटस लिया। 5 साल की उम्र के बच्चे, 100 बच्चों का इंदौर से, और सेम 5 साल के बच्चे जिनका बर्थ दिल्ली में हुआ है और उनके लंग्स का एक स्कैन किया हमने। तो हमें ये मिलेगा कि जो बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं उनकी लंग्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं होगी एज़ कंपेयर टू द लंग्स कंडीशन ऑफ दिस द किड्स ऑफ 5 years हेयर एट इंदौर। ऐसा क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन, जो पोल्यूशन है दिल्ली का, वो उनके लंग्स पर एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट जो है एक मेजर इन्फ्लुएंसर है या बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे हेल्थ को। आगे बीमारियों के मोड ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डिजीजेस क्या हो सकते हैं? कॉन्टैक्ट ट्रांजिशन और वेक्टर ट्रांजिशन। कॉन्टैक्ट ट्रांजिशन में ऐसा होता है कि डायरेक्टली अगर हम किसी बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, डिजीजेस जो है अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहे हैं, किसी तरह के पैथोजेंस की वजह से हो रहा है, तो वो पैथोजेंस बीमार व्यक्ति के बॉडी में होता है और वो बीमार व्यक्ति से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके बॉडी में एंटर करके उसे भी बीमार कर सकता है। जैसे कि अभी कोविड के समय भी हमने देखा कि अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो अगर कोई कोविड से संक्रमित है तो उसकी श्वास में वो कोविड का वायरस जो है वो एयर में आ जाएगा, और वही एयर अगर सेम एयर अगर हम इनहेल करेंगे तो द वायरस विल एंटर इन आवर बॉडी ऑल्सो। सिमिलरली ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट से या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, दोनों तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, तो उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट ट्रांसमिशन। यस। उसके बाद आता है वेक्टर ट्रांसमिशन। वेक्टर मतलब ऐसे कोई भी जीव जो बीमारी के रोगाणुओं को, जिसे हम पैथोजेंस कहते हैं, उसे किसी बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाता है। मतलब एक तरह का मीडिएटर या ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे हम मॉस्किटो को देखते हैं। यस। फिर डेंगू की बीमारी हुई, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, ये सभी वेक्टर ट्रांसमिशन से होता है। रेबीज हुआ। यस। देन हम देखते हैं कॉकरोच है, हो सकते हैं, मक्खियाँ हो सकती हैं, चूहे हो सकते हैं, डॉग्स हो सकते हैं, जो इनके बॉडी में वो पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन इनकी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये जब ट्रांसमिट करते हैं तो सेम जो पैथोजेंस है वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एंटर करके उसे बीमार कर देता है। देन सैनिटाइजेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स इन habitation sanitation and other problems in habitation। Unregulated growth of habitation, inadequate infrastructure facilities, and lack of proper facilities for collection, transportation, treatment, and disposal of waste have all contributed to increased pollution causing health hazards। तो अगर हम देखें कि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं,
सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन जो है प्रॉपरली नहीं हो किसी जगह पर, तो वहाँ पर नो डाउट वो गंदगी जो है या वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता है, कलेक्शन होता है उसका, जिसकी वजह से वो ज़ोन जो है तमाम तरह की बीमारियों का घर बन जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ स्पेशली इन विलेजेस, टाउन्स। अभी हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसमें काफ़ी सुधार किया गया है। फिर भी ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम लोगों की आदतों में सुधार नहीं हो। आप टॉयलेट्स तो बना देंगे, आप डस्टबिन तो लगा देंगे, लेकिन लोग जो हैं टॉयलेट्स का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे। लोग जो हैं वेस्टबिन के पास में जाकर कचरा फेंकेंगे, लेकिन वेस्टबिन में नहीं डाल रहे हैं। तो समस्याएँ बनी रहेंगी जब तक हमारी आदतों में सुधार नहीं आता। Scarce Scarcity of clean drinking water is one of the major cause for the spread of many waterborne diseases. No doubt, waterborne diseases काफ़ी संख्या में हर साल बारिश के समय पर इनकी संख्या बढ़ती है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है waterborne diseases के कारण मारे जाते हैं। Poor drainage or improper drainage results in the accumulation of wastewater in public places in villages, towns, and cities. Animals' excreta and movement of cattle in all out of water pools and puddles spreads the filth over larger areas, further causing sanitary problems. तो अल्टीमेटली हम देखते हैं जो वाटर पोल्यूशन की बात हम करते हैं, उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है जब एनिमल्स एक्सक्रेट्रा या फिर कैटल जो है पानी में उन्हें नहलाया जाता है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम होने से भी वाटर बॉर्न डिजीजेज या वाटर से पानी से फैलने वाली बीमारियों की मात्रा बढ़ती है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट अस हैव क्विक रिकैप ऑफ दिस कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इसको हमने शुरू किया था समझने से कि एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर वहाँ पर हमने देखा कि एनवायरनमेंट जो है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। बायोटिक मतलब हमें बायोलॉजी से डील करना है और एबायोटिक का मतलब हुआ कि हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से डील करना है। तो कुल मिला के साइंस के तीनों ही मेजर स्ट्रीम जो है नेचुरल साइंस के, उससे डील करना पड़ेगा अगर हम एनवायरनमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से डील कर रहे हैं तो। फिर हमने देखा अलग-अलग तरह से एनवायरनमेंट का कनेक्शन कैसे है। एनवायरनमेंट का कनेक्शन सोसाइटी से है। नो डाउट अगर एनवायरनमेंट पर किसी तरह का भी प्रभाव होगा तो सोसाइटी को प्रभावित करेगा। और इवन हम देखते हैं एनवायरनमेंट के रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए सोसाइटी का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर हमें देखने को मिला, चाहे चिपको मूवमेंट हो या नर्मदा बचाओ हो या अभी के इवेंट्स में भी हम देख रहे हैं लोगों की जागरूकता जो है वो एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए, उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है। आगे बात करते हैं एनवायरनमेंट और पॉलिटिक्स। हम देखते हैं पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट भी आपस में जुड़े हुए हैं, भले ही इनडायरेक्टली जुड़े हों। गवर्नमेंट की ऐसी सभी पॉलिसीज़ जो एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है या ऐसी सभी पॉलिसी जो एनवायरनमेंट को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो वृक्षों की कटाई पर सख्ती से रोक हो, चाहे वो इस ऐसी पॉलिसीज़ लाना, ऐसे लॉज़ लाना, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, इन सभी स्टेप से समझ में आता है कि गवर्नमेंट किस ओर जा रही है। और साथ ही साथ ये भी आज ही एक डिक्लेरेशन हुआ है उड़ीसा गवर्नमेंट की ओर से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लगने वाले सभी तरह के टैक्सेस जो है उसको माफ़ किया गया है। नो डाउट ये प्रमोट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उड़ीसा में। तो ये जो स्टेप्स लिए जाते हैं ये पॉलिटिकली ड्रिवन होते हैं और लोग इन सभी निर्णयों से प्रभावित होते हैं। फिर हमने देखा रिसोर्स, तो नो डाउट जितने भी रिसोर्सेस हैं चाहे वो रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो या हम बायोटिक या एबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं। ये तमाम रिसोर्सेज की के बारे में डिटेल में जानना हो, इसके बारे में स्टडी करना हो, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम एनवायरमेंटल साइंसेस पे डिपेंडेंट होंगे। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के बारे में हमने देखा कि ज्योग्राफी जो है किसी भी जगह की फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। फिजिकल बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिकल कंपोनेंट के बारे में स्टडी करना है तो ज्योग्राफी की स्टडी हमें करनी पड़ती है जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एनवायरमेंटल स्टडीज़ से। एनवायरमेंट और हेल्थ के बारे में हमने बात की कि 3 मेजर फैक्टर्स हैं हेल्थ को प्रभावित करने वाले, चाहे वो जेनेटिक हो, बिहेवियरल हो या फिर एनवायरमेंटल हो। तो हमने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के बारे में समझा, कोई एनवायरमेंट अच्छा है, साफ़ है, क्लीन है और रोगाणु रहित है तो वहाँ के लोग बीमारियों से प्रभावित नहीं होंगे। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो नो डाउट हमें एनवायरनमेंट जो है वहाँ के लोगों के हेल्थ पर भी प्रभाव डालेगा।
फिर हमने डिजीज़ के ट्रांसमिशन के मोड्स को देखा। कॉन्टैक्ट, जहाँ पर बीमार व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के संपर्क की वजह से दूसरा व्यक्ति बीमार होता है तो वहाँ हम बोलते हैं बीमारी का कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हुआ है। दूसरी ओर हम देखते हैं बीमार व्यक्ति के शरीर के रोगाणु किसी अन्य जीव के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है तो वो जो अन्य जीव है उसे हम बोलते हैं वेक्टर, चाहे वो चूहा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या सॉरी माफ़ कीजिएगा, मक्खी हो, मच्छर हो, ये सभी वेक्टर कहलाते हैं। और ये वेक्टर ट्रांसमिशन कहलाता है जब वेक्टर के माध्यम से रोगाणु जो है, पैथोजन जो है, बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचता है और उसे बीमार करता है। फिर हमने देखा कि सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन और दूसरी समस्या है जो हैबिटेशन की, तो उसमें हमने देखा कि सफाई कितनी ज़रूरी है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो। यस। और फिर सब साथ में हमने देखा कि प्रॉपर नंबर ऑफ टॉयलेट्स होने चाहिए, हमने देखा कि साफ़ पीने का पानी अवेलेबल होना चाहिए और ये भी कि पॉल्यूशन से बचाने के लिए जो-जो स्टेप गवर्नमेंट को उठाना चाहिए ताकि वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ को भी कंट्रोल किया जा सके लार्ज स्केल पर। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज हैज़ बीन डेवलप्ड टू इंक्लूड प्योर साइंस एज वेल एज सोशल साइंस कंसेप्ट। दिस हैज़ बीन डन प्राइमरीली टू। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आप उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ ईवीएस इन रिलेशन टू स्टडी टू सोशल साइंसेस। तो इनमें से कौन सा जो है ईवीएस पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा सोशल साइंस को अगर ध्यान में रखें या सोशल साइंस के टॉपिक के मुताबिक। तो ये चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप सभी की मदद करेगा सीटेट के पेपर वन ईवीएस पोर्शंस के पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।